बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज जिनमें ये सब आते हैं। एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन सब को सीखने के लिए मैं चाहूँगा कि आप डायग्राम्स पे फोकस करें। अगर आपने डायग्राम पे फोकस किया तो आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको डिफिनेशंस रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप डायग्राम्स पे फोकस करें, ठीक है। तो सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, ये क्या होती हैं। एंड देन इनको सीखते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेस क्या होती है? इंसिडेंट रेस वो रेज होते हैं जो बाउंड्री को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है ग्लास, दूसरा मीडियम है एयर। और यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, बल्ब है, ठीक है। इसमें से रेस निकल कर इस बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं। फर्स्ट मीडियम में से होकर ये बाउंड्री को क्रॉस करके सेकंड मीडियम में इंटर होते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद ये दूसरे मीडियम में इंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब लाइट रेस इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते थे। और यहाँ पे देखें आप, ये जो फर्स्ट मीडियम में ये लाइट रेस ट्रेवल करते हैं, इन रेस को मैं कहूँगा इंसिडेंट रेस, ठीक है। ये जो फर्स्ट मीडियम में लाइट रेस ट्रेवल करते हैं, जो बाउंड्री को अप्रोच करते हैं, इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रेस। और जो बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन चेंज होने के बाद ट्रेवल करते हैं, इनको मैं कहूँगा रिफ्रैक्टेड रेस, ठीक है। इनको मैं कहूँगा रिफ्रैक्टेड रेस, जो बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद ट्रेवल करते हैं, जिस तरह यहाँ पे है या ये वाला, ठीक है। जो बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद ट्रेवल करते हैं उनको कहता है रिफ्रैक्टेड रेस। और जो फर्स्ट मीडियम में बाउंड्री को क्रॉस करने से पहले ट्रेवल करते हैं उनको हम कहते हैं इंसिडेंट रेस। और थर्ड नंबर पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी समझते हैं। पहले नॉर्मल लाइन को समझते हैं। नॉर्मल क्या होता है? देखिए नॉर्मल वो लाइन होता है जो सरफेस का, जो बाउंड्री का परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पे देखिए बाउंड्री इस तरह है, तो आप अगर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये कहलाएगा नॉर्मल, ठीक है। 90 डिग्री जब एंगल बनता है एक लाइन का तो वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। और यहाँ पे जो बाउंड्री का परपेंडिकुलर है इसको मैं कहूँगा नॉर्मल। जो ये वाला ब्लू लाइन जो यहाँ पे नजर आती है आपको, परपेंडिकुलर है जो सरफेस का, ये नॉर्मल है। अब इसके बाद जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस तरह यहाँ पे लेट्स सपोज ये कोई एक रे है, ठीक है, इसको क्रॉस करने के बाद इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाता है इसको मैं कहता हूँ थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइन के साथ ये एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, ये थीटा आई, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर, नॉर्मल एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये नॉर्मल, यहाँ पे ये नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल। अब यहाँ पे मैंने इससे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इन टर्मिनोलॉजीज को हमने सीख लिया। टर्मिनोलॉजी से ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको जस्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है ये डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट मींस लाइट जो है ये एक वेव है, और वेव की स्पीड डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट हो सकती है। तो लाइट भी एक वेव है, इसलिए लाइट की स्पीड भी डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगा। जिस तरह यहाँ पे एक मीडियम है ग्लास और दूसरा मीडियम है एयर, तो ग्लास में लाइट की स्पीड अलग हो सकती है और एयर में लाइट की स्पीड अलग हो सकती है। आपने जो सुना होगा लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये वैक्यूम के अंदर है, जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं होता, और ये सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की।
और जो ही डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। जितना डेंसिटी मटेरियल का ज़्यादा होगा उस मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे आप देखें ग्लास की डेंसिटी एयर के मुकाबले में ज़्यादा है, ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है एयर की। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो सकती है। जितना डेंसिटी बढ़ेगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो इन्हीं मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें से एक स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का रेशियो लेंगे हम किसके साथ? किसी भी मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो वो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटेरियल। किसी भी मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप डिवाइड करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ, तो वो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं सी के साथ। ठीक है, तो सी से हम किसी भी मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट को अगर डिवाइड करें तो वो कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटेरियल क्या हो सकता है? जिस तरह स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, तो सी डिवाइडेड बाई वी, इसको हम कहते हैं एन। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सम अदर मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और करने वाली है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आता है। ठीक है, तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या 1 से ज़्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी मीडियम का 1 से कम नहीं हो सकता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा? 1 होगा। किस तरह? देखें, लेट्स सपोज मैं NVAC वैक्यूम में अगर इसको लिखना चाहूँ तो C डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटेरियल, यहाँ पे भी ये C के बराबर होगा। ठीक है, तो C डिवाइड बाई C कैंसिल होंगे और ये 1 के बराबर आ जाएगा। मीन्स के वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा और अदर मटेरियल का 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब स्मॉलर हो डिनोमिनेटर के मुकाबले में तो आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आता है। तो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर ही होता है और वैक्यूम का 1 होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितनी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का ज़्यादा होगा। ये जस्ट मैं आपको नोट दे रहा हूँ, आपने इसको जो है पेपर वगैरह में नहीं लिखना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का, रो से जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्यों? देखें, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल जितना कम होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और स्पीड ऑफ लाइट कब कम होगा? जब डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डेंसिटी के इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मटेरियल का इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? देखें, यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? चेंज इन डायरेक्शन को। लाइट रेज का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रेवल करने के बाद उनके डायरेक्शन में चेंज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये रिफ्रैक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दूसरा इन मटेरियल्स के डेंसिटी पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना चेंज इन डायरेक्शन ज़्यादा होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप ज़्यादा करते जाएंगे, रेस का रिफ्रैक्शन के बाद उनके डायरेक्शन में भी चेंज उतनी ज़्यादा होगी। जिस तरह यहाँ पे लेट सपोज इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्शन इतनी हुई है, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गई। अब और ज़्यादा किया तो ये पैरेलली मूव करने लग गया, मीन्स के चेंज इन डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा करने पर रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, चेंज इन डायरेक्शन भी ज़्यादा होती है। एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि जिन मीडियम में ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जिस मीडियम में से होकर दूसरे जिस मीडियम में ये इंटर होता है, उन दो मीडियम्स के डेंसिटी पे डिपेंड करता है।
इन मीडियम्स के डेंसिटी में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा ये रिफ्रैक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। अगर इन मीडियम्स के डेंसिटी में फ़र्क ज़्यादा नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्लास का जो डेंसिटी है ये एयर के मुकाबले में ज़्यादा है और इनके डेंसिटीज़ में फ़र्क भी ज़्यादा है। अगर इनके डेंसिटी में फ़र्क ज़्यादा ना होता तो ये शायद रिफ्रैक्शन भी नहीं होती। अगर डेंसिटी सेम होगी ना दोनों मटेरियल की तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन के लिए चाहिए कि दो मटेरियल के डेंसिटीज़ में फ़र्क हो, इनके डेंसिटी में फ़र्क जितना ज़्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये दो कंडीशंस थे। अब ये जो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा इन दो मटेरियल के डेंसिटीज में डिफरेंस होना चाहिए। इन दो स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं और स्नेल्स लॉ को सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है इन स्टेटमेंट का कि रिफ्रैक्शन जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। ये स्टेटमेंट है स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ से दैट the product of refractive index of first medium with the sign of angle of incidence will be equal to the product of refractive index of second medium with the sign of angle of refraction। ये क्या कहता है? The product of refractive index of first medium, जिस मीडियम में से रेस जो है वो निकल कर दूसरे मीडियम में इंटर होते हैं तो फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट मीडियम है, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1। ठीक है, और ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N2। ठीक है, तो ये N1 को हमने प्रोडक्ट में लेना है। ठीक है, N1 को प्रोडक्ट में लेना है किसके साथ? द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके साथ प्रोडक्ट में लेना है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। अब क्या आगे क्या कहता है? विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा किस चीज का? द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रोडक्ट लेना है विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of first medium with sign of angle of incidence will be equal to the product of refractive index of second medium with the sign of angle of refraction। तो ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? N1 को जो है इसको प्रोडक्ट लेना है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, ये किसके बराबर होगा? N2 को प्रोडक्ट में लेना है किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। ठीक है, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो। ठीक है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये जो है ये 90 डिग्री का नहीं है। 90 डिग्री के लिए जो है परपेंडिकुलर होना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है इसका, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल नहीं कहेंगे। आप इसमें देखें, यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है ये 90 डिग्री का है, इस तरह है। ये चेक करें ज़रा आप, ये इस तरह है ना, है ना? तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है कौन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, जिसको हम थीटा सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तब क्रिटिकल एंगल कहलाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे जब रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री के साथ पैरेलल मूव करे। आप देखें यहाँ पे जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये पैरेलल मूव करेगा ना बाउंड्री के साथ, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री के साथ पैरेलल मूव करे। एक ये हो गई। या आप यूं भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो। इनमें से आप कोई भी एक चूज कर लीजिएगा। मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस लिख दी। एक क्या है? इट इज़ द सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेक्स 90 डिग्री विद नॉर्मल। ये वो ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जिसके ज़रिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नॉर्मल के साथ बनाता है। ये वो ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जिसके ज़रिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसको मैंने यहाँ पे भी ड्रा किया हुआ है। इस डायग्राम में देखें, ये नॉर्मल लाइन है,
ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये वाला जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है थीटा आर जो है। तो इसलिए मैंने थीटा आई को रिप्लेस करके थीटा सी लिख दिया, क्रिटिकल एंगल लिख दिया, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, थीटा आई को मिटाकर थीटा सी लिख देना है। अब ये क्रिटिकल एंगल बन गया, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, if the reflected rays moves parallel with the boundary of two surfaces then the angle of incidence is called critical angle। जब रिफ्लेक्टेड रे दो सरफेसिस के बाउंड्री के साथ पैरेलल मूव कर जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते थे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ के ज़रिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है दो मीडियम के लिए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन होगा, ठीक है। दो मीडियम्स होंगे हमारे पास, एक N1 दूसरा N2। अगर आपको N1 और N2 गिवन हो तो आप उन दो मीडियम्स के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ के ज़रिए। स्नेल्स लॉ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, N1 साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू N2 साइन थीटा आर। अब यहाँ पे हमने जो है थीटा आई को रिप्लेस करके थीटा सी लिख देना है और थीटा आर की जगह हमने लिख देना है 90, ठीक है, क्योंकि ये 90 होगा तो ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा N1 साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू N2 साइन 90 डिग्री, ठीक है। और अब आगे जो है N1 साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू N2 इंटू 1, ठीक है। मैंने साइन 90 की जगह 1 लिख दी, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं साइन 90 की जगह 1 लिख दिया। आगे जो है N1 साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू N2, ठीक है। अब जो है साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई N1। अगर आपको N2 और N1 गिवन हो तो आप किसी भी मीडियम के लिए थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह जो है हमने स्नेल्स लॉ को यूज़ करके क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लिया, किसके लिए, दो मीडियम्स जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और N1 है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपको N1 और N2 गिवन हो तो आप उन दो मीडियम्स के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप वो एंगल मालूम कर सकते हैं कि जिस एंगल पर इस लाइट रेस को बेचने पर वो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बनाता है। अच्छा, आगे हमने डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ये क्या होता है, देखिए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 रेस हैं जिनमें देखें ये फर्स्ट नंबर रे को देखें आप, ये फर्स्ट रे जो है ये सरफेस के साथ बाउंड्री के साथ परपेंडिकुलर गया हुआ है। तो जब ये परपेंडिकुलर गया हुआ है, नॉर्मल लाइन के साथ पैरेलल गया हुआ है, तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। सेकंड वाले रे को देखें, इस रे को जब हम बेचते हैं तो थोड़े एंगल बनाकर बेचते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हो गई है, ठीक है। अब हमने जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा हो गई, मतलब चेंज इन डायरेक्शन ज़्यादा हो गया। अब हमने जो है और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस से भेजा तो ये जो है पैरेलली मूव करने लग गया सरफेस के बाउंड्री के साथ, तो इसमें जो है चेंज इन डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गई, ठीक है। हत्ता कि ये जो है ये सरफेस के साथ पैरेलल मूव करने लग गया। तो आप देखेंगे कि आप अगर इस एंगल से भी ज़्यादा करेंगे तो ये जो है आप देखेंगे नॉर्मल से दूर होता जाता है। ये नॉर्मल लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये एंगल ज़्यादा करने पर ये नॉर्मल से दूर होते जाते हैं और हत्ता कि ये दूर होते होते हुए ये इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब जो है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करते जाते हैं तो एक पॉइंट पे ये जो है ये सरफेस के साथ पैरेलल मूव करने लग जाता है, और अब अगर इसी से भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे तो ये जो है उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल पे तो ये सरफेस के साथ पैरेलल मूव करने लग जाता है ना। तो आप अगर इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल देंगे तो वो जो है वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस तरह यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल है,
क्रिटिकल एंगल। आप अगर इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो वो जो है वो उसी मीडियम में जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम इस थीटा आर को लेंगे, ठीक है, इस वाले को नॉर्मल के साथ, जो नॉर्मल से ज़्यादा क्लोजर एंगल होगा। हम जो है यहाँ पे इस एंगल को नहीं लेंगे, ये वाले एंगल को नहीं लेंगे, इस वाले को लेंगे जो नॉर्मल से ज़्यादा करीब हो, ये वाला एंगल, इसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स टू क्रिटिकल एंगल देन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट्स अगेन टू द फर्स्ट मीडियम, सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आप क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करेंगे तो जो लाइट रेस है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस तरह यहाँ पे हुआ है, ये नॉर्मल लाइन है, आप क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करें, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करें तो वो जो रेज हैं वो उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, इसके लिए दो कंडीशंस है। एक कंडीशन इसी डेफिनेशन में है, दूसरा कंडीशन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कंडीशंस में पहला कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन में लिखा गया है यही कंडीशन है। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। जब ये इसके बराबर होगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, कम होगा तब भी नहीं होगी। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से मस्ट ज़्यादा होना चाहिए। एक कंडीशन ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, यह फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा ये कि द लाइट रेस मस्ट ट्रेवल फ्रॉम हायर डेंसर मीडियम टू रेयर डेंसर मीडियम। लाइट रेस जो है वो हायर डेंसिटी वाले मीडियम में से होकर लेस डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब लाइट रेस हायर डेंसिटी वाले मीडियम में से होकर लेस डेंसिटी वाले मीडियम में जाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो नॉर्मल लाइन से दूर जाते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद वो नॉर्मल से दूर जाते हैं। जितना भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करते जाएंगे उतना जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, वो नॉर्मल से ज़्यादा दूर भागते जाएंगे। ठीक है, और अगर इसका उलट होगा तो क्या होगा कि जब आप रेयर में से हायर में ट्रेवल करवाएंगे तो ये नॉर्मल के करीब आने लग जाएंगे। तो जब नॉर्मल के करीब आने लग जाएंगे तो फिर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल से दूर जाए। ठीक है, तो नॉर्मल से दूर जाने के लिए लाइट रेज का हायर डेंसिटी वाले मीडियम में से होकर लेस डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करना ज़रूरी है, और ये है सेकेंड कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के अगर और भी जो है वीडियोस आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।